लोग स्कूल को देखते हैं। यूना और सुक्जू क्लासरूम के अंदर आते हैं। ली उनकी तरफ हाई फाई करते हुए बोलता है, क्या तुम लोगों ने अपना हॉलीडे एंजॉय किया? यूना सीट पर बैठते हुए बोलती है, ये हॉलीडे नहीं था, ये काम के लिए था। ली उससे बोलता है, हाँ, लेकिन हम लोग इस बात पर यकीन नहीं कर सकते। फिर यूना एजन के बारे में पूछती है। यूना बोलती है, एजन कहाँ पर है? पार्क यूना से बोलता है, एजन कल से यहाँ पर नहीं है क्योंकि उसने कहा था कि उसे कुछ काम है। यूना बोलती है, सच में? सुक्जू उससे आगे बोलता है, काम? फिर ली जाकर यूना और सुक्जू के पास बैठ जाता है और उनसे बड़े प्यार से बोलता है, क्या तुम दोनों हमारे लिए कुछ यादगार लाए हो? यूना उससे बोलती है, मैंने बोला ना, ये काम के लिए था, हॉलीडे नहीं था ये। फिर हम लोग अगले सीन में एक जंगल को देखते हैं। लीम और एजन फुल स्पीड से जंगल के अंदर बढ़ रहे होते हैं। लीम एजन से बोलता है, मुझे जो पता चला है 10 किलोमीटर के अंदर एक हाइड आउट है जिसका वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ये लोग वही हैं जो लोग 3-2 को लेके गए हैं, फिर इसके हाई चांस है कि 3-2 वहीं पर हो सकता है। फिर लीम एजन से पूछता है, तुम साथ में क्यों आए? एजन लीम से बोलता है, मैंने उसे बस एक साथी की तरह सोचा। लीम थोड़ी देर सोचने के बाद एजन से बोलता है, तुम सच में बहुत बदल गए हो, मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा होगा कि ये मैं तुमसे सुनूंगा। फिर वो दोनों फुल स्पीड से जंगल के अंदर बढ़ने लगते हैं। अगले सीन में हम लोग उसी हाइड आउट को देखते हैं जिसके बाहर कुछ लोग गार्ड कर रहे होते हैं। एक बंदा बोलता है, उन्होंने कैंप के अंदर चेक किया लेकिन अभी भी वो लोग आइडन के साथ कोई कांटेक्ट नहीं कर पाए हैं। एक दूसरा बंदा बोलता है, अगर इसी तरह वो लोग आइडन के साथ कांटेक्ट नहीं कर सकते तो फिर शायद आइडन के साथ कुछ तो हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें ये नहीं पता है कि आइडन को किस तरह का मिशन मिला था कैंप से और वो कमीना अचानक से गायब हो गया और इस तरह की मुसीबतें खड़ी कर दी। फिर वो सभी लोग 3-2 की तरफ देखकर बोलते हैं, मैं सच में उन कमीनों के मुकाबले खड़ा भी नहीं हो सकता। उन लोगों ने इस बच्चे को इस हद तक ट्रेन किया है कि ये बच्चा आखिर तक अपना मुंह बंद रखे है। उन सभी लोगों का लीडर अपने बंदे से बोलता है, उससे पीछा छुड़ाओ। फिर एक बंदा जाकर 3-2 के ऊपर अपनी गन तान देता है। वो बंदा जैसे ही 3-2 का सर उड़ाने वाला होता है तभी कोई बाहर से उसके ऊपर शूट करता है और वो बंदा धड़ाम से नीचे गिर जाता है। उसके सभी साथी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर वो सभी लोग तुरंत मुड़कर गेट की तरफ देखते हैं तो गेट के सामने एक नया कैरेक्टर खड़ा होता है और ये कैरेक्टर एजन के ही कैंप का है और इसका नाम नंबर 4 है, इसीलिए मैं आपसे इसे नंबर 4 बुलाऊंगा। वो सभी लोग नंबर 4 को वहाँ देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं। फिर उसके बाद नंबर 4 उन सभी लोगों की स्माइल करते हुए खोपड़ी उड़ाने लगता है। एक बंदा 04 के ऊपर शॉटगन से अटैक करता है लेकिन 04 वहाँ से तुरंत हट जाता है और 04 उसकी तरफ अटैक करने के लिए बड़ी जोर से लपकता है। वो बंदा कुछ समझ पाता कि उससे पहले नंबर 4 उसके मुंह पर अपना हाथ रखता है और मुस्कुराते हुए उसका गला काट देता है। अगले सीन में हम लोग लीम और एजन को देखते हैं और वो दोनों उस हाइडआउट के पास पहुंच गए होते हैं। लीम वहाँ पर पड़ी सभी लाशों को देखकर बोलता है, यहाँ पर क्या चल रहा है? मुझे इनमें से कुछ लोगों के चेहरे याद आ रहे हैं, ये लोग वो मशीनरी हैं जिनको कैंप ने 10 साल पहले रखा था। एजन एक बंदे की डेड बॉडी देखकर बोलता है, अटैक सीधा उनकी नसों पर किया गया है, देखने से ऐसा लगता है अभी ज्यादा देर नहीं हुई है। फिर वो दोनों अपने चेहरे ढक लेते हैं और बोलते हैं, चलो अलग होकर ढूंढते हैं। फिर वो दोनों एक साथ हाइडआउट के अंदर जाने लगते हैं और वो दोनों जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ पर लाशें बिछी होती हैं। फिर एजन लीम से अलग होकर 3-2 को ढूंढने लगता है। थोड़ी देर बाद एजन को 3-2 मिल जाता है। एजन 3-2 की तरफ देखकर सोचता है, 3-2 वो अभी बेहोश है लेकिन अभी भी सांस ले रहा है। फिर एजन ऊपर की तरफ देखकर बोलता है, ये अजीब है, जो लोग सामने की तरफ थे उनके ऊपर गन से शूट किया गया था लेकिन वो दो लोग जो पीछे पड़े हैं उनके ऊपर नाइफ की मदद से अटैक किया गया था। फिर एजन इन सभी बातों को सोचकर बोलता है, इन तरीकों का इस्तेमाल फिर से इन फ्लैशबैक में चला जाता है। एजन 04 से बोलता है, नंबर 4 तुम लगातार इन्हीं मेथड्स का इस्तेमाल क्यों करते हो? अपने एनिमीज को छोड़ना या फिर नाइफ का इस्तेमाल करने के बजाय तुम गन का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हो? इससे ये और भी ज्यादा सुरक्षित और आसान होगा। 04 एजन के बाद थोड़ी देर सोचता है, फिर हंसते हुए एजन से बोलता है, ये मजेदार नहीं होगा अगर ये सेफ होगा, और एजन उसकी तरफ बड़ी हैरानी से देखता है। फिर सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट पर चला आता है। कोई बंदा एजन के ऊपर गन फायर करता है। एजन गन फायर की तरफ देखता है तो वो बंदा 04 होता है। फिर एजन कवर से निकलकर 04 की तरफ फायर करता है। 04 भी एजन के ऊपर काउंटर अटैक करता है। फिर उसके बाद एजन अपनी पोजीशन चेंज करने के लिए वहां से निकलता है और वहां से भागकर अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है। एजन पोजीशन चेंज करने के बाद उस जगह को एनालाइज करता है और उसके बाद दोबारा अपनी पोजीशन चेंज करता है। फिर एजन उसके बाद एक टर्न लेता है और स्लाइड करते हुए नंबर 4 के ऊपर फायर करता है, जिसमें से एक बुलेट नंबर 4 की गन पर लग जाती है और 04 के हाथों से गन छूट जाती है। फिर उसके बाद 04 एजन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। सबसे पहले 04 एजन की तरफ अपनी नाइफ फेंकता है। एजन उस नाइफ को डॉज कर लेता है। फिर उसके बाद नंबर 4 एजन के ऊपर दोबारा दूसरी नाइफ से अटैक करता है। फिर उसके बाद एजन तुरंत अपनी गन का कवर की तरह इस्तेमाल करते हुए 04 के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। 04 भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर उसके बाद 04 अपने हाथ पर थोड़ा जोर देता है और एजन से गन छुड़वा लेता है, लेकिन एजन तुरंत 04 के पीठ पर एक जोरदार किक मार देता है जिससे 04 पीछे दूर खिसक जाता है। फिर उसके बाद 04 एजन से हंसते हुए बोलता है, तुम थोड़े अच्छे हो, और एजन अपना फाइट स्टेंस ले लेता है। फिर उसके बाद 04 अपने पास एक नई नाइफ निकाल लेता है और एजन से बोलता है, लेकिन ये इतना भी बुरा नहीं है, तुम्हें थोड़े टाइम पहले यहाँ से भाग जाना चाहिए था अगर तुम खुद को बचाने में कामयाब रहे थे। एजन नंबर 4 की बात सुनकर अपने अंदर सोचता है, क्या वो मुझे यहाँ पर रह रहे सभी मशीनरीज का हिस्सा समझता है? फिर उसके बाद 04 एजन पर अटैक करने के लिए फुल स्पीड से दौड़ता है। 04 एजन पर सबसे पहले एक स्लैश लगाता है लेकिन एजन उसे डॉज कर लेता है। फिर उसके बाद नंबर 4 एजन के ऊपर दोबारा से एक अटैक करता है लेकिन एजन उसे भी डॉज कर लेता है और इसी तरह 04 एजन के ऊपर लगातार 4-5 बार अटैक करता है लेकिन एजन सभी को ब्लॉक कर लेता है या फिर डॉज कर लेता है। 04 अटैक करते हुए सोचता है, ये कमीना थोड़ा स्किल्ड है। फिर उसके बाद एजन 04 का हाथ पकड़ता है और उसके मुंह पर अपना पंच मारता है। 04 दोबारा से एजन के ऊपर स्लैश लगाता है लेकिन एजन उससे पीछे हटकर डॉज कर लेता है। एजन एक ओपनिंग देखता है और उसका हाथ दोबारा पकड़ता है और उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है। 04 कुछ भी समझता कि एजन उससे पहले उसका सर पकड़ता है और उसे जमीन पर दे मारता है, जिससे 04 दूर जाकर गिरता है। फिर उसके बाद 04 पास ही में पड़ी गन को उठाता है और एजन की तरफ पॉइंट करके फायर करने वाला होता है कि एजन तुरंत उसकी गन फायर से बचते हुए वहां से भागता है और अपनी गन को उठाकर बड़ी स्टाइल से
अपनी पोजीशन चेंज कर 04 के सामने आ जाता है। 04 एजेंट से बोलता है तुम उनमें से एक नहीं हो ना? अगर कैंप ने तुम जैसे किसी बेवकूफ को इस तरह ट्रेंड किया है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं तुम्हें ना जानता हूँ। एजेंट 04 की बात का कोई भी जवाब नहीं देता। 04 एजेंट से पूछता है तुम कौन हो और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? फिर 04 हंसते हुए एजेंट से बोलता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी तो यहाँ मरने वाला है। 04 जैसे ही एजेंट के ऊपर शूट करने वाला होता है कि तभी कोई उसके ऊपर दूर से शूट कर देता है। 04 उस तरफ देखता है तो कोई खिड़की से उसके ऊपर शूट कर रहा होता है। 04 बोलता है यहाँ पर एक और है। 04 एजेंट और लीम के गन फायर से बचते हुए वहाँ से भाग रहा होता है। फिर 04 भागते हुए खिड़की के पास पहुंच जाता है। 04 तुरंत उस खिड़की को तोड़कर वहाँ से निकल जाता है। एजेंट जब बाहर आकर देखता है तो 04 पहले ही वहाँ से जीप लेकर निकल गया होता है। लीम एजेंट के पास आकर एजेंट से बोलता है वो बंदा 04 था ना? एजेंट लीम से बोलता है लेकिन 04 यहाँ पर क्यों था? यहाँ पर जितने भी मशीनरी मारे गए हैं ये देखने से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो लोग सेम टीम में थे। एजेंट 06 से बोलता है 32 बुरी तरीके से घायल है। अगले सीन में हम लोग एजेंट और लीम की कार को देखते हैं जिसके अंदर 32 बैठा होता है। लीम 32 की कंडीशन देखकर बोलता है उसकी कंडीशन अभी बहुत खराब है। एजेंट लीम से बोलता है तुम मेरे साथ आ सकते हो, यहाँ पर ऐसी जगह है जहाँ पर हम मदद ढूंढ सकते हैं और 32 को मेडिकल ट्रीटमेंट भी मिल सकता है। लीम एजेंट से बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो बोर्ड तक उस तरह की चोटों के साथ जिंदा रह सके। मुझे लगता है हमें इस कंट्री में मेडिकल हेल्प लेनी होगी और फिर उसके बाद हम इसे यहाँ से ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर कर देंगे मतलब दूसरी कंट्री में भेज देंगे। एजेंट लीम से पूछता है और उसके बाद लीम एजेंट से बोलता है नहीं, अगर तुम हमें फॉलो करोगे तुम खतरे में पड़ सकते हो, तुम्हारे पास तुम्हारी खुद की जिंदगी है। मैं पहले ही तुम्हारे लिए शुक्रगुजार हूँ कि तुम मेरे साथ यहाँ तक आए। फिर लीम एजेंट की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोलता है चलो यहीं से अलग हो जाते हैं और एजेंट में थोड़ी देर सोचने के बाद लीम से हाथ मिला लेता है। अगले सीन में हम लोग उसी जीप को देखते हैं जिसकी मदद से 04 वहाँ से भागा होता है। 04 जीप के अंदर अपनी मरहम पट्टी करने के बाद बोलता है उसकी स्किल और उसका ऑरा आती है और 04 के मन में इन सभी बातों को सोचते हुए एजेंट की तस्वीर आ रही होती है। फिर उसके बाद 04 हंसते हुए बोलता है वो पक्का नंबर 1 था। अगले सीन में हम लोग एजेंट के घर को देखते हैं। एजेंट अपने घर के अंदर आता है तो दायून अपने कमरे से बाहर झांक कर बोलती है ओप्पा आप वापस आ गए। एजेंट दायून से बोलता है तुम अभी तक सोए नहीं हो। दायून एजेंट से बोलती है ओप्पा मैं पढ़ाई कर रही थी, दादाजी भी आपके लिए थोड़ी देर तक इंतजार कर रहे थे। फिर उसके बाद दायून हंसते हुए एजेंट से बोलती है दादाजी ने कहा वो एक्सट्रीमली अकेलापन महसूस करते हैं जब आप घर में आसपास नहीं होते हैं। फिर उसके बाद दायून एजेंट से पूछती है ओप्पा सारा काम खत्म हो गया? एजेंट दायून से बोलता है हाँ। दायून टेबल की तरफ इशारा करते हुए बोलती है टेबल के ऊपर सैंडविच रखा है, अगर आपको भूख लगी है तो आप खा सकते हैं। एजेंट दायून से थैंक्स बोलता है। फिर एजेंट उसके बाद टेबल के पास जाकर देखता है तो टेबल के ऊपर सैंडविच रखा होता है और दायून ने सैंडविच के बगल में एक नोट छोड़ा होता है। नोट के ऊपर लिखा होता है दूध फ्रिज के अंदर है। फिर एजेंट उसके बाद जाकर अपने कमरे में लेट जाता है। एजेंट जैसे ही सोने जा रहा होता है कि तभी उसके फोन पर मिस चा का मैसेज आता है। मिस चा मैसेज पर बोलती है क्या तुम अभी भी सो रहे हो? एजेंट मिस चा से बोलता है मैं अभी जाग रहा हूँ। फिर उसके बाद एजेंट के फोन पर मिस चा का फोन आने लगता है। एजेंट फोन रिसीव करता है तो मिस चा बोलती है इतनी देर रात कॉल करने के लिए सॉरी, मैं टेक्स्ट करते हुए बहुत सारे टाइपोस बना रही थी, इसीलिए अच्छा होता कि मैं तुम्हें कॉल कर दूं। फिर उसके बाद मिस चा एजेंट से पूछती हैं क्या तुम कल फ्री हो? अगर हो तो क्या हम लोग मिलकर थोड़ी बात कर सकते हैं? एजेंट थोड़ी थकी हुई हालत में बोलता है कल। मिस चा एजेंट से बोलती हैं भले ही कल तुम्हारी ट्रेनिंग हो मैं तुमसे मिलने आऊंगी। ये ठीक है भले ही हल्का सा टाइम हो। एजेंट मिस चा से बोलता है ठीक है।